ट्रिपल तलाक को लेकर के इतना विवाद क्यों है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को कोर्ट ने 2017 में बैन कर दिया है और सरकार ने एक कानून भी बना दिया है मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से। लेकिन अभी भी इसको लेकर के लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, आइए उसको दूर करने का प्रयास करें और समझने की कोशिश करें कि ये ट्रिपल तलाक की सच्चाई आखिर है क्या। जब भी कोई नया धर्म आता है तो वो धर्म पुराने सभी धर्मों की कुछ ना कुछ बुराइयों को दूर करने के लिए ही आता है। इसलिए सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि यदि इस्लाम 622 एडी में आया होगा तो उसने भी प्रीवियस रिलीजन्स की बुराइयों को दूर कर दिया होगा। और मैं तो हमेशा कहता हूँ इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, तो इसलिए उसने कुछ ना कुछ ऐसा सुधार ज़रूर किया होगा। एक बड़ा सुधार जो कि इस्लाम में किया गया वो था तलाक। अगर इस्लाम के पहले के इतिहास को उठा करके देखें तो सनातन धर्म में तलाक या विवाह विच्छेदन या मैरिज सेपरेशन का कोई प्रावधान नहीं मिलता। आप 7 फेरे लेंगे, 7 जीने मरने का वचन लेंगे और एक जीवन का भी भरोसा नहीं। और एक प्रॉब्लम ये है इसमें कि अगर आपका बीच में ही कहीं मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और शादी में विवाह में समस्याएं आ रही हैं और आपस में नहीं पट रही तो आप तलाक नहीं ले सकते, क्योंकि एग्रीमेंट ऐसा है। क्रिश्चियनिटी में भी सेम यही है। क्रिश्चियनिटी में भी तलाक का कोई प्रोविज़न नहीं था और वहाँ पर भी एक जन्म तक आपको कम से कम साथ में रहना पड़ता था, क्योंकि पुनर्जन्म पे विश्वास की परंपरा नहीं है। और यही सेम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जूस के अंदर भी यही है और हर जगह पर यही है। लेकिन इस्लाम ने एक नया इनोवेशन किया और वो इनोवेशन था मैरिज सेपरेशन, तलाक। और ये जो इस्लाम में तलाक का सिद्धांत है जिसको कि कुरान में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, इट इज़ कॉल्ड तलाक बिद्दत। अब ये तलाक बिद्दत क्या है, इसको समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस्लाम ने भी तलाक को अच्छा नहीं माना है। तलाक इज़ नॉट गुड, इट इज़ क्लियरली डिफाइंड इन द होली कुरान। तो फिर लेना क्यों है तलाक? इसलिए लेना है कि सारा जीवन लड़ने से अच्छा है, एक दूसरे को कोसने से अच्छा है कि आप अलग हो जाइए। एक स्पेस होना चाहिए, एक लिबर्टी होनी चाहिए। और इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं वो लिबरलिज़म, लिबर्टी और पीस हैं, शुरू से ही रहे हैं। लेकिन इस तलाक को अच्छा नहीं माना गया। तो फिर इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? इसकी प्रक्रिया ऐसे शुरू होगी कि मान लीजिए एक शौहर सा है, एक बीवी है और दोनों में निकाह पढ़ लिया गया। काजी साहब ने निकाह पढ़वाया और मेहर की रकम तय करी और निकाह नामा दे करके इनको इनके घर भेज दिया। कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद इनमें आपस में पटनी बंद हो गई और जब पटनी बंद हो गई तो इनमें लड़ाई झगड़े हुए। लड़ाई झगड़े हो जाने के बाद में दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमें एक दूसरे से तलाक ले लेना चाहिए। तो जब ये दोनों काजी के पास जाएंगे ये शिकायत लेकर के कि हमें तलाक लेना है, तो काजी तो पहले इन्हें ये समझाएंगे कि तलाक इज़ नॉट गुड। और कुरान भी ये कहती है कि तलाक अच्छी चीज़ नहीं, तो भैया तलाक मत लो, एक दूसरे से बैठ करके मशवरा करके बातचीत करके सॉल्ट आउट कर लीजिए। अगर सॉल्ट आउट हो जाता है काजी के समझा देने से तो तलाक की प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो लड़के के पक्ष से कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, लड़की के पक्ष से कुछ लोगों को बुलाया जाएगा और काजी साहब मीडिएटर के तौर पर बीच में बैठेंगे। बातचीत करी जाएगी, तीनों पक्ष एक दूसरे को मिलकर के समझाएंगे कि तलाक एक अच्छी चीज़ नहीं है और यह प्रक्रिया मत शुरू करिए। लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बनती है तब जो शौहर है वो बीवी की रज़ामंदी से कि हाँ आप भी एग्री कर रही हो कि हमें तलाक चाहिए, एक बार बोलेगा तलाक। और एक बार तलाक बोल देने के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लड़के वाले अपने घर चले जाएंगे, लड़की वाले अपने घर चले जाएंगे और काजी साहब अपने घर चले जाएंगे। और जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हुआ एक बार तलाक बोलने के बाद, तो यहाँ से इद्दत के पीरियड की शुरुआत हो जाएगी। अब इद्दत का पीरियड ये कहता है कि एक बार तलाक बोलने के बाद 30 दिनों तक शौहर और बीवी एक ही छत के नीचे रहेंगे। बीवी के हाथ का बना खाना शौहर खाएगा, एक ही बिस्तर पर सोएंगे और जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे।
क्यों रहेंगे भाई? तलाक का प्रोसेस शुरू हो गया। तो इसलिए रहेंगे ताकि उनके दिल में, उनके दिमाग में ये बात आ जाए कि तलाक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अब अगर आप अपने अंदर एहसास कर सकते हो, गलतफहमियां दूर कर सकते हो, एक दूसरे से माफ़ी मांग सकते हो, तो हो सकता है ये प्रोसेस कैंसिल हो जाए। तो 1 महीने तक दोनों को यह एहसास करना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं। शौहर से गलती हुई है, बीवी से माफ़ी मांग ले। बीवी से गलती हुई है, शौहर से माफ़ी मांग ले। और ज़िंदगी की गाड़ी के ये 2 पहिए अगर आपस में सामंजस्य से चलेंगे तो तलाक की नौबत नहीं आएगी। 30 दिन बीत जाने के बाद फिर से एक महफिल लगेगी, महफिल बैठेगी और लड़के के घर से कुछ लोग आएंगे, लड़की के घर से कुछ लोग आएंगे और काजी साहब बैठेंगे। फिर ये चर्चा करी जाएगी कि बताओ भैया तलाक के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। मेरी तो ये राय है कि आगे नहीं बढ़ाना है। लड़की लड़के को समझ जाना चाहिए और ये कह देना चाहिए कि वी फील गिल्टी, हमको एहसास है अपनी गलतियों का और हम तलाक को खारिज करते हैं। अगर खारिज कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर अभी भी दोनों इस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं हमें तलाक चाहिए, तलाक इज़ द लास्ट ऑप्शन, तो फिर आप दोबारा तलाक बोलिए और लड़का दोबारा तलाक बोलेगा। जब शौहर दोबारा तलाक बोल देगा तो फिर से इद्दत का पीरियड शुरू हो जाएगा। लड़की वाले अपने घर, लड़के वाले अपने घर और काजी साहब अपने घर। ये भी इद्दत का पीरियड 30 दिन का होगा। लड़की लड़का एक ही छत के नीचे रहेंगे और शौहर बीवी का बना खाना खाएगा, जैसे सब कुछ पहले था वैसे भी रहेगा। लेकिन इस इद्दत के पीरियड का महत्व ज़्यादा है, इसकी जो खासियत है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अब दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन टू अंडरस्टैंड द फॉल्ट्स इन द रिलेशनशिप। अब आपको दोनों लोगों को बैठ करके एक आखिरी बार ये बात कर लेनी चाहिए कि अब ये 60 दिन जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद तलाक को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आखिरी मौका है समझने का। अगर अभी भी नहीं समझते हो तो चलो 30 दिन बिता लेते हैं और 30 दिन के बाद फिर से महफिल बैठेगी। फिर से तीनों पक्ष आकर के बैठेंगे और काजी साहब फिर से पूछेंगे कि बताओ बेटा आप क्या चाहते हो। अगर अभी भी आपको एहसास है, 60 दिनों के बाद भी अगर आपको एहसास है, तो आप बोल दीजिए कि हमें तलाक नहीं लेना है और तलाक का प्रोसेस यहीं से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी यदि आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं तो इस बार जैसे ही लड़का लड़की को तलाक बोलेगा तो ये तिबारा तलाक बोला जाएगा और इसी को 3 तलाक कहेंगे, इसी को तलाक बिद्दत कहेंगे और ये तलाक फुल एंड फाइनल हो जाएगा। काजी साहब आपके निकाह नामे को तुरंत तलाक नामे में कन्वर्ट कर देंगे, एक एक कॉपी दोनों को पकड़ा देंगे, महर की रकम का भी वहाँ पे बंटवारा हो जाएगा और अब लड़का और लड़की एक पल भी एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं क्योंकि तलाक की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। और ये जो 60 दिन का मौका इनको सोचने के लिए दिया गया था कि आप तलाक मत लीजिए, बस इसी को कहते हैं इद्दत। 5 प्रकार हैं इद्दत के, उनमें से एक ये प्रकार है। लड़की चली गई अपने घर, लड़का चला गया अपने घर और इस प्रकार से तलाक की प्रक्रिया संपूर्ण हुई। अब ये प्रश्न मेरा आपसे है कि आप सोच समझ करके बताइए कि इसमें कमी कहाँ है। कोई कमी नहीं है। तलाक बिद्दत इज़ अ वेरी फाइन प्रोसेस टू मैरिज सेपरेशन और ये एक महान परंपरा थी जो सदियों से चली आ रही थी और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। हाँ, एक यहाँ पर अब पॉइंट ज़रूर आता है कि मान लीजिए लड़की अपने घर गई, लड़का अपने घर में रह रहा है। अब इन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि हम लोगों ने गलत कर दिया और क्या अब हम लोग फिर से एक हो सकते हैं? अब हमें याद आ रही है, अब हम नहीं रह पा रहे हैं उसके बिना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तलाक हो चुका है। कुरान इसीलिए 60 दिन सोचने का समय देती है, इद्दत का पीरियड देती है कि सोच लो, तलाक इज़ नॉट गुड। लेकिन अगर एक बार हो गया तो रीमैरिज नहीं हो सकती, निकाह दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलती हो ही जाती है। तो गलती को कैसे सुधारा जाए? तो गलती को सुधारा जाए हलाला के रास्ते से। अगर आप दोबारा शादी करना चाहते हैं, दोबारा निकाह उसी लड़की के साथ करना चाहते हैं, तो अब आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है हलाला। व्हाट इज़ हलाला? हलाला का अर्थ यह है कि लड़की दूसरा निकाह करेगी और इस्लाम में चूँकि फैमिली मैरिजेस का प्रावधान है, इसलिए वो यह निकाह अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी कर सकती है। यह निकाह केवल सांकेतिक होगा, सिंबॉलिक होगा और निकाह पढ़ा जाएगा और तुरंत डाइवोर्स हो जाएगा। और डाइवोर्स हो जाने के बाद वो डाइवोर्सी वीमेन, डाइवोर्सी बीवी फिर से अपने पुराने शौहर से निकाह करेगी। तो ये जो दोबारा निकाह का प्रोसेस है इसको कहते हैं हलाला। अब आप कहेंगे ये गलत है। नहीं, गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि जब कहा था कि तलाक मत लो, तलाक इस्लाम में अच्छा नहीं है, तब आपको बात समझ में नहीं आई। अब आपने तलाक ले लिया
तो अब जब दोबारा शादी कर रहे हो तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपसे गलती हुई है, और बस इसी बात का एहसास कराने के प्रोसेस का नाम है हलाला। कि एहसास करो कि तुमने अपने शौहर को खो दिया, एहसास करो कि तुमने अपनी बीवी को खो दिया और तुम किसी गैर मर्द की हो गई, हालांकि वो सिंबॉलिक है। तो इससे आपको ज़िंदगी भर एहसास रहेगा कि आपसे गलती हुई है और आप कभी भी दोबारा तलाक की प्रक्रिया का पालन करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो हलाला इज़ ऑल्सो गुड, इसमें भी कोई कमी नहीं मिलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर ये क्या चीज़ है जो आजकल के समाज में हम लोग देखते हैं। तो आजकल के जो समाज में हम लोग देखते हैं ये है किसी भी धर्म का विकृत रूप। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी धर्म अपने मूल स्वभाव में नहीं रहता है, उसमें समय के साथ कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं। तो इस्लाम में भी रूढ़िवादी परंपराओं के अनुसार कुछ कमियां आई, और उन कमियों में सबसे बड़ी कमी थी ये तलाक की कमी, जिसको हम तलाक बिद्दत कह करके एक महान परंपरा बता रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी कमी ये आई कि समय के साथ साथ जो इद्दत का पीरियड है वो छोटा होता गया। अब इद्दत का पीरियड जो कि 60 दिन का है वो घट करके 50 दिन हुआ, फिर 40 दिन हुआ, 30 दिन हुआ, और एक समय ऐसा भी आया जब इद्दत का पीरियड 1 दिन का हो गया। 1 दिन के बाद एक समय ऐसा भी आया जब इद्दत का पीरियड 1 घंटा, 1 मिनट और फिर 1 सेकंड का हो गया। यानी कि लोगों ने एक सांस भरी और कहा तलाक तलाक तलाक, और लड़की से तलाक हो गया। और दूसरी तरफ ये जो हलाला का जो प्रोसेस है जो कि 1 सेकंड या 1 मिनट का था, ये लगातार बढ़ता चला गया। 1 दिन का हुआ, एक महीने का हुआ, 6 महीने तक का हो गया, 3 महीने तक का हो गया। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को, तलाक के बिद्दत के कॉन्सेप्ट को आप उल्टा कर दें, यानी कि इद्दत के पीरियड को आप हलाला का पीरियड बना दें और हलाला के पीरियड को आप इद्दत का पीरियड बना दें, तो इट इज़ कॉल्ड तलाक इद्दत, जो कि गैर इस्लामी है, इस्लाम में कबूल नहीं है, लेकिन इंडिया के हनीफी संप्रदाय में, सुन्नी इस्लाम में ये प्रचलित है। अब इसी विषय के ऊपर हम लोग एक चर्चा कर चुके हैं, शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और चूंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास स्वयं को दोहराता है, इसलिए कहानियों की वदंतियों के अनुसार शाह बानो फिर से एक बार आती है, और इस बार उसका नाम होता है शायरा बानो। उत्तराखंड की रहने वाली एक सीधी मासूम सी लड़की, जिसकी बनारस में शादी होती है एक ऐसे युवक से जो कि कुवैत में एक नौकरी करता है। शादी के बाद इन दोनों को अल्लाह के करम से एक बेटी होती है, लेकिन पति अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाता है कि उसे बेटी नहीं चाहिए। खैर, बात यहाँ पे बन जाती है किसी तरीके से। शौहर फिर कुवैत चला जाता है और फिर पत्नी उसको चिट्ठी लिखती है कि भाई मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, गर्भवती हूँ और हमें एक बच्चा होने वाला है। इस बार शौहर साहब ने अनुमान लगाया था कि बेटा ही होगा, लेकिन फिर से बेटी हो गई। जब दोबारा बेटी हो गई तो शौहर साहब की चिट्ठी नहीं आई, ना ही अपनी पत्नी को कोई संदेश भेजा उन्होंने। हाँ, कुछ दिनों के बाद स्पीड पोस्ट ज़रूर आता है जिसमें लिखा होता है तलाक तलाक तलाक, इट इज़ कॉल्ड तलाक इद्दत, और लड़की को 3 तलाक दे दिया गया। अब शायद शौहर साहब ये बात भूल गए कि ये शाह बानो नहीं है, ये शायरा बानो है, पढ़ी लिखी है, MA फिलॉसफी है और सिविल सर्विस की तैयारी भी कर चुकी है। शायरा बानो पहुंची काजी साहब के पास और अपनी बात बताई। काजी साहब ने कहा कि देखो बिटिया, ऐसा है कि अब तलाक तो हो गया है, अब तुम्हें अगर दोबारा इससे शादी करनी है तो तुम्हें हलाला करना पड़ेगा, और हलाला में तुम्हें 3 महीने गैर मर्द के साथ रहना पड़ेगा, इसके साथ रहना पड़ेगा। उसे तमाम उसने मना कर दिया, बोली कि मैं हलाला को सपोर्ट नहीं करती, मैं हलाला नहीं करवाऊंगी, हाँ मैं कोर्ट जा रही हूँ। लड़की कहाँ गई? इलाहाबाद हाई कोर्ट गई। जब लड़की इलाहाबाद हाई कोर्ट करके गई तो इसने शाह बानो की तरह कोई मुकदमा नहीं किया कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए। इस लड़की ने कोर्ट से कुछ प्रश्न पूछे, जिनमें से पहला प्रश्न था आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी, हम लड़कियों को है कि नहीं है। आर्टिकल नंबर 15 इक्वालिटी बिफोर रिलीजन, हम लड़कियों को है कि नहीं है। 15(3) स्पेशल प्रोविजन फॉर द वीमेन एंड द चिल्ड्रन, हम लड़कियों को है कि नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्या इस देश में औरतों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या उनको अभी भी जानवर समझा जाएगा और उनको तलाक 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 बोल करके छोड़ दिया जाएगा। मामला फिर से धार्मिक है, कोर्ट के हाथ पांव फूल गए और समय के साथ ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मीडिया इस केस के पीछे लग गई, क्योंकि इतिहास में शाह बानो का नाम वैसे ही दर्ज है। शायरा बानो के पक्ष में एक लहर चली इस देश में और तकरीबन 21,000 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई, और इन सारी पिटीशंस में जो विक्टिम वीमेंस थी मुस्लिम्स, उन लोगों ने अपने दर्द बयां किए। जैसे किसी ने कहा कि उसको चिट्ठी से तलाक दिया गया, किसी ने कहा उसको व्हाट्सएप पे तलाक दिया गया, किसी ने कहा उसको मैसेंजर पे तलाक दिया गया। हद तो तब हो गई जब बम्बई की एक डॉक्टर साहिबा लिखती हैं कि बीच पर घूमते हुए उनके पति ने उनको रेत में लिख करके तलाक दे दी, और काजी साहब ने उसको वेरीफाई कर दिया।
वडोदरा की एक मोहतरमा लिखती हैं कि उनको बिस्तर के ऊपर तलाक दे दिया गया क्योंकि उनके साथ में मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ करी जा रही थी और उन्होंने उसके लिए मना कर दिया था। ये एक अमानवीय परंपरा बन चुकी थी और इसलिए कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए वर्ष 2017 अगस्त के महीने में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को हमेशा के लिए बैन कर दिया और सरकार को ये आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट नाम से एक कानून बनाइए जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के दोषियों को सीधा जेल भेजने का काम करे। खैर वो कानून अब बन भी चुका है, उसको लेकर के कुछ लोगों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अब इस देश में बैन हो चुका है। हाँ, लोगों में गलतफहमी क्या है, लोगों को मिस इंटरप्रेट क्यों किया जा रहा है, या हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति क्या इस हद तक गिर चुकी है कि लोगों को अभी भी सही बात नहीं बताई जाएगी कि कोर्ट का डिसीजन क्या है। The court clearly defines that the talaq biddat shall continue forever. कुरान में लिखित परंपरा को कोई काट नहीं सकता, अल्लाह के पैगाम को कोई बदल नहीं सकता, रसूल के दिखाए रास्ते पर सब चलेंगे। इसलिए तलाक़ बिद्दत की प्रक्रिया आज भी जारी है और हमेशा जारी रहेगी। अगर आपको तलाक लेना है, आप प्रोसेस से तलाक लीजिए और सबसे पहले अपने दिल को ये समझाइए कि तलाक एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप ये क्या बोलते हैं कि परंपरावादी तलाक लेंगे, रूढ़िवादी तलाक लेंगे, इंस्टेंट या तलाक़ इद्दत लेंगे, एक सांस भर के तलाक 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 बोल देंगे, इट इज़ नॉट गुड। अब कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है। तो हम लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सच्चाई क्या है, धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, विज्ञान और धर्म को एक नज़र से देखना चाहिए। जिस दिन आप विज्ञान को धर्म की नज़र से देखेंगे या जिस दिन आप धर्म को विज्ञान की नज़र से देखेंगे, दोनों बातें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि दोनों बातें अपनी जगह एकदम दुरुस्त हैं। तो फिर आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि मुस्लिम वीमेंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, अपने शौहर को समझाना पड़ेगा, शौहर को भी कुरान पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ मौलवी और मुल्लाओं के कहने पर नहीं चलना पड़ेगा, मदरसों में जाकर के हदीसें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, कुरान पढ़नी पड़ेगी। ओरिजिनल चीज़ पढ़िए और हमेशा सुखी रहिए। तो इस प्रकार से ये ट्रिपल तलाक की कहानी जो है ये समाप्त होती है। हाँ, अंत में एक मैं आपको अफसोसजनक बात और ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में इतने विवाद के बाद इसको बैन किया गया। क्या आपको पता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में ये सालों से बैन है? किसी भी गल्फ़ कंट्री में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं होता है, गला काट दिया जाएगा अगर किसी ने ऐसे कर दिया तो। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि पाकिस्तान में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन है, बांग्लादेश में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन है। हिंदुस्तान में क्यों चल रहा था भाई? सिर्फ इसीलिए चल रहा था ना क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति ही सबसे बड़ी राजनीति है, इसलिए चल रहा था। अब ख़त्म हो गया है तो आपको समझनी चाहिए ये बात। मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, धर्म की तरक्की के लिए सोचना चाहिए और समाज की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। किसी नए विषय के साथ फिर दोबारा हम लोग मुलाकात करेंगे। जय हिंद।